हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्मिता अग्रवाल विथ अनदर वीडियो एंड मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल नॉलेज सीकर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बाकी के ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड पॉइंट्स, फिर सब्सिडीज के बारे में एंड क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड बाकी के पॉइंट्स हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। अगर कोई डाउट हो यू कैन सी माई दैट वीडियो। अब हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट्स और नेगेटिव मतलब रिस्क इन्वॉल्व। पॉजिटिव इफेक्ट्स में अब इसमें हम ये बात करेंगे कि मार्केट सरप्लस, बफर स्टॉक और बेनिफिट टू दी लो इनकम ग्रुप्स। मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस मतलब ज्यादा किस चीज से? पहले क्या होता था, फार्मर्स हमने बात की थी सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस करता था, वो ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करता था कि मार्केट में ले जा सके। तो यहाँ पे जब उसको मॉडर्न टेक्निक मिलने लगी तो ऑब्वियसली उसका प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर बढ़ने लगी। अब बढ़ने लगी तो वो अपना प्रोडक्शन सेल्फ कंजम्पशन के लिए निकाल के बाकी का प्रोडक्शन वो मार्केट में ले जाने लगा। क्यों? काय के लिए? बेचने के लिए। तो उससे उसको बेनिफिट मिलने लगा। द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन सोल्ड इन द मार्केट आफ्टर मीटिंग फॉर द सेल्फ कंजम्पशन से, तो मार्केट में बेचने के लिए और उससे उसको फायदा होने लगा। फिर दूसरा होने लगा बफर स्टॉक। जब ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो आपने 9th में पढ़ा है सोशल में कि गवर्नमेंट क्या करता है, जब बफर स्टॉक होता है तो गवर्नमेंट फार्मर्स से खरीद लेता है ज्यादा स्टॉक, अपनी ग्रैनरीज गोडाउन में रख लेता है, और जहाँ पे शॉर्टेज होती है या जहाँ पे लोग लो इनकम ग्रुप को गवर्नमेंट उन बफर स्टॉक से बेसिकली अपने गोडाउन से उन एरियाज में या डेफिशिट एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करता है या लो इनकम ग्रुप को राशन कार्ड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये फिर, और इसमें भी बहुत सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं बफर स्टॉक में। फिर नेक्स्ट होता है बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स। अब जब ज्यादा प्रोडक्शन होगा, मार्केट में ज्यादा आएगा तो उसकी प्राइस कम होगी, फूड ग्रेन्स की प्राइस कम होगी तो लो इनकम ग्रुप्स के भी इसका फायदा उठा सकेंगे और वो अच्छे फूड ग्रेन्स खरीद सकेंगे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से फायदा सिर्फ कुछ फार्मर्स को ही नहीं, बाकी के जो लो इनकम ग्रुप्स को भी हो रहा था, क्योंकि वो अब अफोर्डेबल रेट पे फूड ग्रेन्स आ रहे हैं और वो खरीद पा रहे हैं। अब फूड ग्रेन्स के अलावा इन पॉजिटिव इफेक्ट्स के अलावा कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं इसके। सबसे पहले हम बात करते हैं रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। अब जो इस तरह की हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स होती है ना, इन पे पेस्ट का अटैक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो चांसेस थी फार्मर्स जितना भी उन्होंने उगाया है, हो सकता है पेस्ट के अटैक से वो पूरा बर्बाद हो जाए। आपने सुनिए ना, खेती आ रही है और टिड्डियों का अटैक हो जाता है तो वो पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं। ये सारी चीजें होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के सपोर्ट से काफी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की। देन रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी कैसे ज्यादा बढ़ जाएगी, कैसे ज्यादा रिच होते जाएंगे, पुअर हो जाएंगे। चांसेस क्या रहते हैं कि जो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स में है, इसमें मॉडर्न टेक्निक्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, मॉडर्न इनपुट, ट्रैक्टर, थ्रेशर की जरूरत होती है। अब जो स्मॉल फार्मर्स है वो खरीद नहीं सकते। अब बड़े फार्मर्स तो खरीद लेंगे तो वो ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, और छोटे फार्मर्स नहीं खरीद पा रहे थे। तो ये एक प्रॉब्लम, तो हमने इसके लिए पढ़ा था कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो ये चांसेस रहते हैं, इससे ये इनइक्वालिटी को भी कंट्रोल किया जा सकता है। देन लिमिटेड क्रॉप्स। बेसिकली जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, जैसे व्हीट और राइस पे सक्सेसफुल नहीं हुई ना, उतनी ज्यादा वो बाकी के क्रॉप्स पे उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन उस ग्रेड तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अनइवन स्प्रेड। ग्रीन रेवोल्यूशन का जो स्प्रेड है कुछ स्टेट्स पे ज्यादा हुआ, कुछ स्टेट्स ने इसका ज्यादा फायदा उठाया एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, जैसे ओडिशा वगैरह, एमपी के कुछ पार्ट, इन्होंने इतना ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा नहीं उठाया। लेकिन जो फायदा पंजाब में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में हुआ, वो बाकी के स्टेट्स में इतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ। सो दीज आर दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स। अगर हम बात करें, हाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं ग्रीन रेवोल्यूशन में, लेकिन इसके बेनिफिट्स की बात करें ना तो वो ज्यादा है ग्रीन रेवोल्यूशन के बेनिफिट्स। और गवर्नमेंट जो इनपुट्स महंगे हो रहे हैं या जो बेनिफिट्स फार्मर्स नहीं उठा पा रहा है फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वजह से, तो गवर्नमेंट ने इसी इंस्टॉलमेंट में उनको लोन प्रोवाइड करने की फैसिलिटीज प्रोवाइड की थी। तो फार्मर्स कहीं ना कहीं इसका फायदा उठा सकते हैं। एज कम्पेयर टू द लॉसेस, मोर बेनिफिट्स आर देयर फॉर द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो यहाँ हम डिस्कस करते हैं डिबेट ओवर सब्सिडीज इन द एग्रीकल्चर।
सब्सिडीज होते क्या है बेसिकली? सब्सिडीज मतलब क्या होता है कि जो इनपुट होते हैं मशीन्स या फर्टिलाइजर जो भी हैं वो कम रेट पर प्रोवाइड करवाना, और रेट किससे कम? मार्केट में जो मिल रहा है उससे कम रेट। और ये कौन करता है? गवर्नमेंट। तो सब्सिडी अगर गवर्नमेंट दे रहा है मतलब वो प्रोवाइड कर रहा है चीजें सस्ते दामों पे एज कम्पेयर टू जो मार्केट में चल रही है। सो गेटिंग इनपुट एट लोअर प्राइसेस देन दी मार्केट प्राइसेस। अब इसके ऊपर बहुत सारे आर्ग्यूमेंट हुए थे कि सब्सिडी सरकार को देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। जो लोग इसके फेवर में थे, इकोनॉमिक्स जो फेवर थे सब्सिडीज के, वो ये कहते थे एग्रीकल्चर इंडिया में बहुत ज्यादा रिस्की है क्योंकि वो मानसून पे डिपेंडेंट है। तो अगर गवर्नमेंट उनको सब्सिडी नहीं देगी और मानसून इतना अच्छा नहीं हुआ तो फार्मर्स को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। तो सब्सिडी देना जरूरी है फार्मर्स को। फिर मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स यहाँ पे पुअर हैं, वो महंगे इनपुट जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के वो खरीद नहीं सकते हैं। तो गवर्नमेंट अगर उनको सब्सिडी देगी तो वो सस्ते पे वो खरीद भी पाएंगे और ज्यादा प्रोडक्शन भी कर पाएंगे, इसलिए सब्सिडी जरूरी है। तीसरा, एलिमिनेशन विल इंक्रीज इनकम इनइक्वालिटी। अगर सब्सिडी एलिमिनेट कर दी, हटा दी, तो इससे इनकम इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी। कैसे? कि जो रिच फार्मर्स हैं वो तो खरीद सकते हैं भले महंगे हो इनपुट्स और वो ज्यादा प्रोडक्शन कर लेंगे और ज्यादा अमीर हो जाएंगे, लेकिन जो गरीब फार्मर्स हैं वो ये महंगे इनपुट खरीद नहीं पाएंगे क्योंकि इनकी रेट हाई होती है और प्रोडक्शन बढ़ा नहीं पाएंगे और ग्रीन रेवोल्यूशन का या कोई भी टेक्निक का फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा उठाने के लिए बहुत जरूरी थी फार्मर्स को सब्सिडीज दे। इसीलिए हम डिस्कशन कर रहे हैं सब्सिडीज कि एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट लाना है तो ग्रीन रेवोल्यूशन होना चाहिए, और ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए वो महंगे इनपुट्स खरीद सके, मशीन्स, ट्रैक्टर, थ्रेशर्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, तो उसके लिए सब्सिडीज जरूरी होती है। तो अगर सब्सिडीज नहीं दी, एलिमिनेट कर दी, तो इनकम इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी। लेकिन कई इकोनॉमिक्स इसके फेवर में नहीं थे, वो अगेंस्ट में थे। वो कहते थे कि बेसिकली सब्सिडी सरकार क्यों दे रहा है? क्योंकि फार्मर्स को एनकरेज करने के लिए कि वो नई टेक्नोलॉजी यूज करें। एक बार उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी यूज कर ली तो उनको सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, वो ये कहते थे। देन दूसरा वो बोलते थे ये जो सब्सिडी दी जा रही है फार्मर्स से ज्यादा ये इंसेंटिव मतलब फायदा, एक्स्ट्रा अर्निंग से अबाव। किसके लिए फायदा है? रिच फार्मर्स और जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है। क्यों? क्योंकि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो है ना ज्यादा फर्टिलाइजर्स डिमांड करती हैं, पेस्टिसाइड्स डिमांड करती हैं। तो ऑब्वियसली जब हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज करेंगे तो फर्टिलाइजर्स की डिमांड बढ़ेगी, तो उनके लिए ज्यादा फायदा होता है। और जब सब्सिडी दी तो फार्मर्स, जो रिच फार्मर्स है वो तो पहले ही खरीद पा रहे थे और इससे उनको और ज्यादा फायदा होने लगा। सो कुछ लोग इसके फेवर में नहीं थे। सो दीज वे आर जस्ट कंपैरिजन कि सब्सिडी वाज फेवरिंग और नॉट, दिस वी आर डिस्कसिंग। जब हमने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट डिस्कस किया पूरा 1950 से 90 तक, उसका पूरा क्रिटिकल अप्रेजल बात करते हैं। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हुए और उसमें कुछ नेगेटिव भी हुए। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड रिफॉर्म्स और ग्रीन रेवोल्यूशन। जो मेन रिफॉर्म्स किए गए थे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, उसकी वजह से, इन दोनों की वजह से काफी हद तक बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा और हम सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ थोड़े मुड़ने लगे। देन इसमें ही दूसरा दिया ग्रीन रेवोल्यूशन। अब इससे एक चीज क्या हुई, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया हमने देखा हमारे स्टैग्नेंट जो एग्रीकल्चर में था उससे हम सेल्फ सफिशिएंसी मतलब अब हम उसको मार्केट में बेचते हैं और खुद के लिए हम दूसरों से, अमेरिका या किसी और पर निर्भर नहीं होना पड़ा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से हम फूड ग्रेन्स में सफिशिएंट होने लगे। अब सफिशिएंट होने लगे, फार्मर्स का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होने लगा, सेल करने लगे और वो उसकी वजह से कहीं ना कहीं एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम हो गया और इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स कंट्रोल में हो गए। लेकिन इससे और भी कुछ प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करते हैं, जो एग्रीकल्चर है उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में इस ड्यूरेशन 1990 तक डिक्लाइन होता है, लेकिन जो पॉपुलेशन उस पर डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे वो डिक्लाइन नहीं हुई। पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी वो बढ़ती चली गई, लेकिन उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का वो डिक्लाइन होता, कम होता चला गया। दूसरी हम बात करते हैं, हमारे नियर अबाउट 65% या इससे कई इस टाइम तक 90 तक अभी भी 65% ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन कहाँ डिपेंडेंट थी? एग्रीकल्चर पे। अब क्यों थी? सबसे बड़ी रीजन था कि जो हमारी जो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन थी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थी, क्योंकि जो बाकी के सेक्टर्स थे, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, वो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन को या एग्रीकल्चर से जो पॉपुलेशन आया उसको वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे थे, उनको वो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे थे।
तो ऑब्वियस है जब जनता को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा दूसरे सेक्टर्स में, वो एग्रीकल्चर में ही लगी रहेगी, भले उनकी जरूरत हो चाहे ना हो। हमने पढ़ा था ना डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो वो चीज यहाँ इसीलिए एग्जिस्ट होती है। क्यों? क्योंकि उनको और कोई काम नहीं मिल रहा, तो नहीं मिल रहा तो उसी लैंड पे वो काम करेंगे, भले उनके रहने नहीं रहने पे प्रोडक्शन पे कोई असर ना हो। तो ये पूरा हमने जो डिस्कशन किया वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सिंस 1952 1990 था। इस वीडियो में हमने बहुत सारा डिस्कशन किया एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड, और अगर ये वीडियो आपको फ्रूटफुल बेनिफिट लगा हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और एज यूजुअल जब मैं बोलती हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड, डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन इन कमेंट बॉक्स। ओके, बाय एंड टेक केयर।